तो अभी मैंने और आपने दोनों ने मिलकर सारे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में पढ़ा है और उसकी एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल मैंने आपको लिटरली याद करवाया है। तो अभी तो देखना है कि आपको कितनी चीज़ें याद होगी। पैसिव लर्निंग नहीं करने वाले हम लोग, एक्टिव लर्निंग करेंगे और इसीलिए हमारा ये है एक्टिव रिकॉल 1। आप एक पेज रखोगे, ब्लैंक पेज अपना निकालोगे और उस पर आप लिखोगे एक्टिव रिकॉल 1। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े, जितनी भी एक्सप्लेनेशन को पढ़ा है, उसमें से कितनी चीज़ें आपको याद हो गई है उसको हम लोग करने वाले हैं और बहुत जल्दी जल्दी हम लोग सारी चीज़ें को याद करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा, आपको लिखते जाना है। बहुत जितनी जल्दी मेरा हाथ चल रहा है उतनी ही जल्दी आपके आंसर आना चाहिए। आपको बताना है हरहा वैली कहाँ पे मिलेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। आप बताओगे वेस्ट चंपारण में मिलेगा हरा वैली। हरा वैली कहाँ मिलेगा? वेस्ट चंपारण में। एक और बात बताओ, ये जो हरा वैली है ये किन दोनों के बीच है? तो ये सोमेश्वर रेंज और रामनगर दून के बीच में। ऐसे ही आपको लिखते जाना है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं भी याद आ रहा तो बस आपको इस तरह से हाथ चलाकर लिखते जाना, आपको चीज़ें याद होंगी। और बताओ मुझे, हरहा वैली जो है, हरा रिवर जो है, यह किसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? कौन सी रिवर की? तो आप बताओगे ये जो है बूढ़ी गंडक की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बहुत अच्छे। अच्छा बताओ मुझे, चकई, बतिया और चरका पत्थर का जो एरिया है जमुई डिस्ट्रिक्ट का, यह किस चीज़ के लिए फेमस है? तो यह माइका के लिए फेमस है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक इट द कश्यप वे पे। आ गया हूं मैं आपके पास 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स प्रहार टेस्ट सीरीज लाकर, जो कि केजीएस की टेस्ट सीरीज है, जिसका हम लोग पहला टेस्ट करेंगे लेकिन अलग तरीके से, कश्यप वे में करेंगे, यानी कि माइंड मैप्स के जरिए करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, पहला यहाँ पे हरा वैली समझेंगे हम लोग। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। तो आपको वो रोट लर्निंग नहीं करके आपने क्वेश्चन बनाया, आपको कुछ पता ही नहीं, उसका कॉन्सेप्ट आप बनाए, आपसे बना नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, वो चीज़ नहीं करेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सीखेंगे। हरा वैली समझो, हरा वैली कहाँ पे मिलेगा? पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, याद रखना। वेस्ट चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। हरा वैली कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में, वेस्ट चंपारण में। ये शिवालिक रेंज का पार्ट है और ये कहाँ मिलेगा? तो सोमेश्वर रेंज और रामनगर दून के बीच में आपको हरहा वैली मिलेगा। ठीक है, समझ गए? तो किसके बीच मिलेगा? ये सोमेश्वर रेंज और रामनगर दून के बीच में हरहा वैली मिलता है। रामनगर दून के बीच में हरा वैली मिलेगा। और ये जो हरहा रिवर है, यह लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? बूढ़ी गंडक रिवर की। किसकी? बूढ़ी गंडक रिवर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो हरहा रिवर जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? बूढ़ी गंडक रिवर की। किसकी? बूढ़ी गंडक रिवर की। यह लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब आपको मजा आएगा। देखो, द हरा वैली ऑफ बिहार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन भी है, रोहतास, वेस्ट चंपारण, जमुई और ईस्ट चंपारण। आप में से बहुत को इसका आंसर अभी समझ में आ गया होगा क्या होगा। तो देखो, बिहार की जो हरा घाटी है यह किस जिले में स्थित है? आंसर आप सभी को पता है, पश्चिमी चंपारण यानी कि वेस्ट चंपारण। मैंने आपको सबसे पहला फैक्ट यही बताया था कि हरा वैली जो है ये कहाँ पर है? वेस्ट चंपारण में है। अब एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, याद करो, रिकॉल करो मेरे साथ। हरा वैली किसके बीच में थी? तो सोमेश्वर रेंज और रामनगर दून के बीच में आपको हरा वैली मिल जाएगी। याद रखोगे, सोमेश्वर रेंज और रामनगर दून के बीच में क्या है? हरा वैली। और ये किसका पार्ट है? ये शिवालिक का पार्ट है। और एक चीज़ याद रखना, मैंने बताया था ये जो हरहा रिवर है, हरहा रिवर जो है ये क्या है? तो यह लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि लेफ्ट बैंक की ये सहायक नदी है किसकी? बूढ़ी गंडक की। बूढ़ी गंडक की जो है ये क्या है? सहायक नदी है। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। तो हरा घाटी से रिलेटेड हमने सारे फैक्ट कर लिए हैं। तो इसी तरह से मैं आपको सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, बिल्कुल माइंड मैप्स के जरिए। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम लोग सवाल लगाएंगे। चलते हैं आगे। देखो, अगला है चकाई, बतिया, चरका पत्थर एरियाज ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट एसोसिएटेड विथ, यानी कि जो चकई है, बतिया है और चरका पत्थर का जो एरिया है जमुई डिस्ट्रिक्ट का, ये किस से एसोसिएटेड है? याद रखना, यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वालिटी का माइका होता है, बहुत ही हाई क्वालिटी का क्या होता है? माइका प्रोड्यूस होता है इस एरिया में। और ये जो माइका होता है ये डिपॉजिट होता है पेग्मेटाइट रॉक्स में। कौन से रॉक्स में? पेग्मेटाइट रॉक्स में। अब आपने बहुत भारी सा नाम सुन लिया, ये पेग्मेटाइट रॉक्स क्या होता है? आप में से बहुत को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो उसका भी इलाज करेंगे हम लोग। देखो, ये जो पेग्मेटाइट रॉक्स होता है ना, जब क्या होता है इसको पहले हम लोग समझेंगे। जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है, बहुत तेजी से नहीं, जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है ना, तो बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं। याद रखना क्या होगा? बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनेंगे। उसी रॉक्स को तो पेग्मेटाइट रॉक्स कहते हैं ना यार। तो डरना नहीं है, ठीक है ना। मुझे पता है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। तो ये जो पेग्मेटाइट रॉक्स हैं, तो जब मैग्मा बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है तो बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेग्मेटाइट रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेग्मेटाइट रॉक्स कहते हैं, समझ गए? तो याद रखना, ये जो एरिया है ना, चकिया, बताई और चरका पत्थर का एरिया, ये फेमस है किसके लिए? हाई क्वालिटी माइका के लिए। और ये कहाँ मिलता है? तो ये पेग्मेटाइट रॉक्स में मिलता है। और एक चीज़ याद रखो, ये छोटा नागपुर प्लेटू से लेकिन नवादा का एक्सटेंड करता है। क्या होता है? छोटा नागपुर वाले प्लेटू के पठार वाले इलाके में मिलेगा और ये नवादा तक एक्सटेंड करता है। अब हम लोग सवाल करेंगे। हमने इतनी चीज़ पढ़ ली, हमें याद हो गया है। अब हम लोग सवाल करते हैं। देखो यहाँ पे, चकाई, बतिया, चरका पत्थर एरियाज ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? बॉक्साइट, माइका, लाइमस्टोन, आयरन ओर।
अगर अभी भी आपको इसका आंसर नहीं याद आ रहा है ना तो भाई साहब ठीक है ना, बहुत गड़बड़ है फिर मामला। आपको याद होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत ही जान लगा के आपको समझा रहा हूँ, आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। याद करो आंसर क्या हो जाएगा, माइका। देखेंगे यहाँ पे जमुई जिले के चकाई बटिया और चक्का पत्थर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है। ये किस खनिज से संबंधित है, तो ये अभ्रक से संबंधित है। किससे, अभ्रक, यानी कि बोले तो माइका से। और एक चीज मैंने बताया था, याद करो मेरे साथ, मैंने क्या बताया था, ये जो माइका है ना, इसका डिपॉजिट किस में मिलेगा, इसका डिपॉजिट किस में मिलेगा। और आप में से जिसको याद आ रहा है भाई साहब, खिलाड़ी आदमी हो तुम, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर वो क्या होगा, पैग्मेटाइट रॉक्स हो जाएगा। क्या होगा, पैग्मेटाइट रॉक्स, मैंने बताया। और अब मैं आपसे एक बार और पूछूंगा, दिमाग पे जोर डालना और बताओ मुझे पैग्मेटाइट रॉक्स की, तो जहां बैठे हो वहीं पर रिपीट करो, ठीक है, बोलो ये पैग्मेटाइट रॉक्स किसको कहते हैं। तो मैंने बताया था जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है तो बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं, उसी में क्या होता है, माइका का डिपॉजिट होता है, उसी को पैग्मेटाइट रॉक्स कहते हैं। तो पैग्मेटाइट रॉक्स भी आपको याद होना चाहिए। ये एक्सटेंड किधर करेगा, मैंने बताया इधर छोटा नागपुर प्लेटू वाला एरिया, और उसके बाद ये नवादा तक जाता है। कहाँ तक, नवादा तक इसका एरिया मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है, सारी चीज़ आपको मैंने याद करवा दी है, ठीक है ना। अगर आपको याद नहीं तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना। अब चलते हम लोग तीसरे पॉइंट पे समझेंगे। यहाँ पे देखो थर्ड का जो क्वेश्चन है ना, वो किस फैक्ट से, किस कॉन्सेप्ट से है, नेशनल हाईवे के बारे में, नेशनल हाईवे नेटवर्क इन बिहार। इसमें ना आपको याद करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले टोटल लेंथ याद करेंगे हम लोग। टोटल लेंथ कितना है नेशनल हाईवे का, 6389 किलोमीटर। कितना है, 6389 किलोमीटर, यानी कि 6389 किलोमीटर, ठीक है ना। ऐसे तुम लोग इतने लेजी होके क्यों बैठे हो, मतलब तुम दीवार से लग के बैठे हो, ठीक से बैठो। हाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से बैठो और ध्यान दो। यहाँ पर टोटल लेंथ कितना है, 6389 किलोमीटर। और ये क्या है, 57 नेशनल हाईवेज हैं। कितने हैं भाई टोटल, तो कितने हाईवे हैं, 57 नेशनल हाईवेज हैं। और इंडिया का, बिहार का शेयर कितना है टोटल नेशनल हाईवे में, वो है 4.2%। कितना शेयर है, 4.2%, इसको याद रखना। आइए अब सवाल करते हैं, फिर से याद कर लो। टोटल लेंथ कितना, 6389 किलोमीटर, हिंदी में बोले तो 6389 किलोमीटर, 57 नेशनल हाईवे हैं, और बिहार का शेयर है 4.2%। समझ गए। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सवाल, सिंपल सा भाई, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे नेटवर्क इन बिहार। तो आप बोलोगे सर याद हो गया सर, आंसर है 6389 किलोमीटर सर। और मैं अगर आपसे पूछ दूँ बताओ बाबू कितने हाईवे हैं टोटल, तो आप बोलोगे 57 है सर। मैं पूछूंगा कितने शेयर हैं, आप बताओगे 4.2% शेयर है सर। तो चीज़ें डन है सर। आगे चलते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं क्योंकि हिंदी वाले गुस्सा ना हो जाए। तो बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है, तो 6389 किलोमीटर। अभी गाड़ी की आवाज़ आई होगी अगर आपको, तो इतना ही तेज बना दूंगा मैं आपको सारे फैक्ट याद करने में, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अब एक यहाँ पे सवाल बहुत अच्छा सा बनेगा, वुमेन कैंडिडेट इन 18th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी हाल ही में कल ही देखा आपने, सम्राट चौधरी जी को बनाया जा रहा है, ठीक है ना। क्या बनाया जा रहा है उनको, CM बनाया जा रहा है, ठीक है ना। आप लोग अपना हाफ एडिफी करवा लेना, जिनको पता है उनको पता है। आगे देखें यहाँ पे, ठीक है ना, बातें कम करेंगे हम लोग। वुमेन कैंडिडेट इन 18th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली 2025, तो टोटल कितनी है, 29 वुमेन्स है 2025 में। अब आपसे पूछ देगा 2020 में कितनी थी भाई, 26 थी, याद रखना। अभी 3 बढ़ गई, तो 2020 में 26 वुमेन थी बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली, अब कितनी हो गई हैं, 29 हो गई हैं। शेयर कितना है, 12% हो गया है, पहले कितना था, 10.7% था 2020 वाले में, ठीक है, समझ गए। तो याद रखना 29 वुमेन्स हैं 2025 में, और 26 वुमेन्स 2020 में, 10.7% शेयर और 12%। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखो, अप्रॉक्स हाफ ऑफ वुमेन इलेक्टेड इन 18th असेंबली, उस यानी कि लगभग 15 जो MLAs हैं ना, उनके पास कोई भी कॉलेज डिग्री नहीं है, कोई भी कॉलेज डिग्री नहीं है। अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में कभी नहीं आएगा ये, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें वो लोग नहीं पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अप्रॉक्स हाफ ऑफ जो वुमेन है इलेक्टेड है 18th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें से जो 15 MLA हैं उनके पास किसी भी तरह की कोई कॉलेज डिग्री नहीं है, ठीक है ना। और सम्राट चौधरी जी क्या बन गए हैं, CM बन गए हैं, बनने वाले हैं, वो शपथ लेंगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे। तो 4 नंबर हमने पढ़ा। अब इससे जो रिलेटेड सवाल आया ना उसको हम लोग करते हैं, ठीक है ना। आपको याद होगा तो आप कर ले जाओगे। देखो, हाउ मैनी वुमेन्स कैंडिडेट्स वेयर सक्सेसफुली इलेक्टेड टू द 18th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इन 2025। अभी हमने पढ़ा ना कितनी है, 29 है। कितनी है, 29। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2025 में 18वीं बिहार विधानसभा के लिए कितनी महिला उम्मीदवार निर्वाचित हुई हैं, तो 29 हुई हैं। और 26 कब थी, तो ये 2020 में थी। और 15 महिलाएं ऐसे हैं जिनके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है। यही चीज़ तो हम लोग पीछे पढ़े थे, तो मैंने आपको क्या किया, फिर से एक बार रिकॉल करवा दिया। आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे ना बहुत अच्छा, यहाँ पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट रॉक्स वाला क्लियर जो है, धारवाड़, विंध्यान, टर्सरी, क्वाटनरी। जो आप कंफ्यूज हो जाते हो ये नील, नितिन, मुकेश कौन है, तो यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। देखो तो रॉक टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक समझे, सबसे पहले धारवाड़ रॉक्स को समझते हैं। किसको समझेंगे, धारवाड़ रॉक्स को समझेंगे। धारवाड़
देखो, यह ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है। धारवाड़ को दादाजी से याद रखो, क्या है, दादाजी है, ठीक है ना, बहुत ओल्डेस्ट है, ठीक है। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है बिहार का, और ये प्री कैम्ब्रियन इरा का है, ठीक है। कौन सा इरा? प्री कैम्ब्रियन इरा का। किधर मिलेगा ये? तो ये साउथ ईस्टर्न रीजन मिलेगा। आप जमुई, नवादा, मुंगेर और बांका वाला एरिया जो चले आओगे तो उस एरिया में मिलेगा, साउथ ईस्ट में, ठीक है ना। जमुई, नवादा, मुंगेर और बांका वाले एरिया में आपको ये धारवाड़ रॉक्स मिल जाएंगे। और ये हाईली मेटामॉर्फोज रॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? हाईली मेटामॉर्फोज रॉक्स होते हैं। और इसके माइका बेल्ट है बिहार में, और ये क्या करते हैं, माइका बेल्ट जो है इधर ही मिलेगा, ठीक है ना। मेटालिक मिनरल इधर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इधर मेनली मेटालिक मिनरल मिलते हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए ना, जैसे आप वहाँ पे इस रॉक्स में कंफ्यूज हो गए थे पैगमेटाइट रॉक्स में, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे भी थोड़े से कंफ्यूज तो जरूर हुए होगे मेटामॉर्फोज रॉक्स में। क्या होता है यहाँ पे क्लियर ही कर लेते हैं ना भाई। देखो, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ना, जब पुराने रॉक्स आइग्नियस हो चाहे सेडिमेंट्री हो, हीट और प्रेशर की वजह से बिना पिघले अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। जब उन पे हीट आता है, प्रेशर आता है, तो वो पिघले बिना अगर अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, उसी को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो धारवाड़ से रिलेटेड आप याद रखोगे, ये क्या है, ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है बिहार का, प्री कैम्ब्रियन इरा का है। किधर ये फैला हुआ है? तो जमुई, मुंगेर, नवादा वाले एरिया में फैला हुआ है। जमुई, नवादा, मुंगेर और बांका वाले एरिया में। और ये हाईली मेटामॉर्फोज रॉक से माइका बेल्ट मिलेगा यहाँ पे, और मेटालिक मिनरल मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है? मेटालिक मिनरल मिलता है। ये बात याद रखोगे धारवाड़ से। विंध्यान देखो, विंध्यान का डायरेक्ट याद रखो, कैमूर और रोहतास, इन्हीं दो जिलों में मिलेगा ये विंध्यान रॉक्स, ठीक है ना। विंध्यान किधर मिलता है? कैमूर और रोहतास में। इधर क्या है? ये एंशियंट सेडिमेंट्री रॉक्स है, फाउंड इन साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में। किधर मिलेगा? साउथ वेस्टर्न यानी कि कैमूर रोहतास में। और यहाँ पे नन मेटालिक, यहाँ पे कौन सा मिल रहा था? मेटालिक मिनरल। यहाँ पे नॉन मेटालिक मिनरल मिलेगा, आप लाइम स्टोन, डोलोमाइट, पायराइट, ये सब मिलेगा, ठीक है ना। पायराइट में आपने सब, रोहतास तो सबसे आगे है, ठीक है ना। आमजोर के बारे में आपने सुना होगा, तो रोहतास पायराइट में सबसे ज़्यादा आगे है, याद रखिएगा। तो ये मिलता है विंध्यन रॉक्स में। अब आते हैं टर्सरी रॉक्स पे। देखो टर्सरी रॉक्स, तो टर्सरी रॉक्स जो है ये फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न टिप ऑफ बिहार। बिहार के जो नॉर्थ वेस्टर्न टिप है ना, उधर मिलेगा ये। वेस्ट चंपारण ले लो आप, फॉर्मिंग सोमेश्वर हिल्स एंड रामनगर दून्स, ठीक है ना। ये क्या बनाता है? सोमेश्वर हिल्स बनाता है, रामनगर। और इसके बीच में क्या मिलता है भाई, बताओ तो। अभी पढ़ा था आपने पहला क्वेश्चन, हरा वैली मिलता है, ठीक है ना। मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ चीज़ें ताकि आपको याद हो। और फॉर्म्ड रिसेंटली ड्यूरिंग हिमालय अपलिफ्टमेंट। ये जो टर्सरी रॉक्स है ना, ये कब बना है? तो हिमालय के अपलिफ्टमेंट के टाइम में रिसेंटली ही बना है। क्वाटिनरी की बात करेंगे हम लोग, तो ये न्यूली फॉर्म्ड अल्यूवल सॉइल है गंगेटिक प्लेन का। ये क्या है? न्यूली फॉर्म्ड अल्यूवल सॉइल है गंगेटिक प्लेन्स का। और ये क्या है? एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये सबसे नया है। तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? धारवाड़, फिर विंध्यान की तरफ से आओ, फिर टर्सरी, फिर क्वाटिनरी आता है। फिर क्या आता है? क्वाटिनरी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रॉक्स टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक की सारी फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखो, आप बनाओगे ये क्वेश्चन, ठीक है ना, मैं नहीं बना रहा। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रॉक्स टाइप्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इस तरह के आपको रॉक टाइप्स को पढ़ना है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताना है। विच पेयर गिवन एवर करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन से पेयर हैं जो करेक्टली मैच हैं? आइए देखते हैं। धारवाड़ रॉक्स, ओल्डेस्ट रॉक्स ऑफ बिहार विच आर रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन ओर एंड माइका। ये तो सही लग रहा है, हमने पढ़ा था ना। धारवाड़ क्या है? ओल्डेस्ट रॉक्स है। विंध्यन, न्यूली फॉर्म्ड रॉक्स ऑफ द गंगेटिक प्लेन विथ नो मिनरल्स। नहीं, विंध्यन तो ऐसा नहीं है, गंगेटिक प्लेन वाला नहीं था। टर्सरी रॉक्स जो है फाउंड मेनली इन वेस्ट चंपारण विथ वेरी फ्यू मिनरल। ये बिल्कुल सही बात है। टर्सरी रॉक्स कहाँ पे मिलेगा आपको? वेस्ट चंपारण मिलेगा। क्वाटिनरी रॉक्स जो यूजफुल फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक सैंड स्टोन, आपने पढ़ा है ना, सैंड स्टोन और लाइम स्टोन विंध्यान का है, ये नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा एक सही है और तीन सही है, एक और तीन सही है। आंसर विल बी ए 1 एंड 3। ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ए 1 एंड 3 सिर्फ क्या है, करेक्टली मैच करेंगे तो 1 और 3 ही करेक्टली मैच है। हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया पीछे। आगे देखिए यहाँ पे, चट्टानों के प्रकार और उनकी विशेषता के निम्नलिखित युग्मों को आपको विचार करना था। मैं हिंदी में ही बता दे रहा हूँ ना, हिंदी वाले दोस्त मेरे गुस्सा ना हो। तो धारवाड़ चट्टानें जो है बिहार की सबसे क्या है, ये पुरानी चट्टानें हैं जो लौ अयस्क और अभ्रक जैसे खनिजों से क्या है, समृद्ध है, ठीक है ना। साउथ ईस्टर्न पार्ट में मिलेगा ये, ठीक है ना, जमुई, मुंगेर, नवादा वाले एरिया में, बांका वाले एरिया में, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। विंध्यन चट्टानें गंगा के मैदानों की निर्मित नई चट्टानें जिन्हें कई खनिज नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। विंध्यन तो है कैमूर और रोहतास में, गंगा वाले एरिया में नहीं। किधर है? कैमूर और रोहतास में। और यहाँ पे नॉन मेटालिक मिनरल है, डोलोमाइट है, सैंडस्टोन है, पाराइट है, ये सब है यहाँ पे विंध्यन में। टर्सरी चट्टान की बात करें तो मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, जिनमें बहुत कम खनिज है, ये बिल्कुल सही बात है। टर्सरी जो है ये वेस्ट चंपारण के एरिया में पाई जाती है। क्वाटनरी चट्टानें जो है बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जैसे निर्माण सामग्री के लिए उपयोगी है, ये गलत है। ये कौन है? तो ये विंध्यन वाली है। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर में जो उपयोगी है, ये कौन है? विंध्यन रेंज में मिलता है। तो इसमें से युग्म सुमेलित कौन कौन सा है? तो 1 और 3 क्या है? ये सुमेलित है। 1 और 3 बिल्कुल सही है। चलते हैं हमारे अगले पॉइंट, अगले हम लोग 6 नंबर के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे जल्दी से। 6 नंबर का जो सवाल है हमारा, वो है पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बिहार की। तो सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है इस फैक्ट से। तो हम लोग पढ़ते हैं। दरभंगा का देखिए कितना है पॉपुलेशन डेंसिटी, 1728 है। कितना है? 1728। आप 1730 भी मान सकते हो, चलेगा इतना। सीतामढ़ी का कितना है? 1492।
1492 है, 1400 कितना है 92 है, ठीक है। अब देखो समस्तीपुर का कितना है 1467 है, तो समस्तीपुर और सीतामढ़ी का लगभग थोड़ा थोड़ा इक्वल साइन, ठीक है ना। सीतामढ़ी का कितना, सीतामढ़ी का ज़्यादा है 1492 और समस्तीपुर का 1467 1467। मधुबनी का कितना है 1282, मधुबनी का कितना है 1282। तो याद रखिएगा जो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा दरभंगा होगा, फिर समस्तीपुर, फिर सीतामढ़ी, फिर समस्तीपुर एंड देन फिर मधुबनी, फिर क्या आ जाएगा मधुबनी, ठीक है, समझ गया। तो दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, फिर मधुबनी। अब देखो हाईएस्ट डेंसिटी किसका है, तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो है शिवहर का, किसका है शिवहर का। उसके बाद कौन है पटना है, फिर दरभंगा है। तो याद रखना शिवहर का कितना है 1880, शिवहर का कितना है 1880। शिवहर बहुत खूबसूरत जगह है। तो शिवहर का कितना है 1880, पटना का कितना है 1823, पटना का कितना है 1823 और दरभंगा का है 1728, दरभंगा का कितना है 1728, डन है। अब लोएस्ट डेंसिटी की ओर जाएंगे तो कैमूर, जमुई एंड बांका। लोएस्ट डेंसिटी किसका है कैमूर, जमुई, बांका का। कैमूर का कितना है 488, कैमूर का कितना है 488, जमुई का है 568 और बांका का है 674। लोएस्ट डेंसिटी बांका का कितना है 674, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। सबसे कम किसका है कैमूर का जो है ये क्या है सबसे कम है, सबसे ज़्यादा किसका है शिवहर का, सबसे ज़्यादा किसका शिवहर का। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये वाला आ जाए तो दरभंगा होगा, फिर समस्तीपुर, फिर सीतामढ़ी, फिर समस्तीपुर, फिर मधुबनी। आइए इसके सवाल को देखते हैं हम लोग। 6 नंबर का सवाल है, देखो यहाँ पे अरेंज द एबव डिस्ट्रिक्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द सेंसस। तो हमने पढ़ा है ना दरभंगा का कितना था 1728 था ना, 1728 था दरभंगा का, दरभंगा था, फिर कौन था सीतामढ़ी था, फिर था सीतामढ़ी, देन फिर समस्तीपुर और सबसे लास्ट में कौन था मधुबनी। तो डी यानी कि 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 और 1, 2 3 4 1, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। हिंदी में भी देख लो यहाँ पे आप, बिहार के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और समस्तीपुर जनगणना 2011 के अनुसार उपर्युक्त जिलों को जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे आगे हम लोग दरभंगा को देंगे, फिर हम लोग सीतामढ़ी, फिर समस्तीपुर, फिर मधुबनी। वैसे सबसे ज़्यादा कहाँ का है शिवहर का 1880 है और सबसे कम कहाँ का है कैमूर का, कितना है 400 कुछ था ना, 488 है कैमूर का, कितना है 488, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगला हमारा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, मोकामा टाल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखो मोकामा टाल को जो है ऑल्सो नॉन एज पल्स बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। मोकामा टाल को क्या कहते हैं पल्स बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये जो है ना ये कोई सिंगल टाल नहीं है, ये इसमें क्या है ग्रुप ऑफ 7 टाल्स है, ये क्या है ग्रुप ऑफ 7 टाल्स है और ये एक्सटेंड करता है पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर और कुछ कुछ पार्ट इसका नालंदा, शेखपुरा और लखीसराय से भी लगता है। तो कोई एक सिंगल ऐसा जगह नहीं इसको टाल कहते, ये ग्रुप है 7 टालों का, ये क्या है 7 टालों का मेन मोकामा टाल है। और ये ना बहुत ही अच्छा होता है, यहाँ पे दालें बहुत अच्छी होती है, मसूर, और मसूर यानी कि लेंटिल्स के लिए बहुत फेमस है। ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं पल्स बॉल ऑफ बिहार कहते हैं। और ये सॉसर शेप डिप्रेशन होता है राइट बैंक ऑफ द गंगा रिवर, यानी कि जो गंगा है रिवर है ना उसके राइट बैंक की तरफ ये क्या है एक सॉसर डिप्रेशन की तरह, मतलब एक छोटा सा इतना सा एरिया दबा हुआ एरिया की तरह ये आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है मोकामा टाल है, तो ये मेनली मोकामा वाला रीजन ही है ना, मोकामा वाला रीजन आप देखोगे तो उधर ही होता है। और एक फैक्ट यहाँ पे देखना, ये जो मर्चा राइस है ना ये वेस्ट चंपारण में होता है, ये मोकामा टाल में नहीं होता है। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए, मर्चा राइस इसको जीआई टैग भी मिला था आपको, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है ना। और ये मर्चा राइस किधर मिलेगा वेस्ट चंपारण में मिलेगा, ठीक है। आइए हम लोग इससे रिलेटेड फैक्ट, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब इससे जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, तभी तो पता चलेगा कि हमने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोकामा टाल, ठीक है। मोकामा टाल से ही क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो मोकामा टाल इज नॉन एज द राइस बॉल ऑफ बिहार। आप अभी पढ़ के हो, आप लोग इसको सीधा कट कर दोगे, नहीं भाई मोकामा टाल को क्या कहते हैं पल्स बॉल ऑफ बिहार कहते हैं। क्या कहते हैं पल्स बॉल ऑफ बिहार कहते हैं, राइस बॉल तो नहीं कहते हैं, गलत हो गया, एक काट दिए। इट एक्सटेंड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय। आपने पढ़ा है ना ये 7 टालों का ये कॉम्बिनेशन है और ये इतने इन डिस्ट्रिक्टों में लगभग फैला हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ शेखपुरा और लखीसराय के एरिया में भी ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है दिस रीजन इज अमॉन्ग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द मर्चा राइस। हमने पढ़ा है आपको बताया मर्चा राइस कहाँ मिलेगा वेस्ट चंपारण वाला एरिया में है, नॉर्थ वाले एरिया में है, इधर नहीं है। तो 3 भी गलत है और 1 भी गलत है, तो ओनली 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा बी ओनली 2। हिंदी में भी देख लो यहाँ पे, मोकामा टाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हम लोग विचार करेंगे और कर रहे हैं। मोकामा टाल को बिहार का चावल का कटोरा कहता है, नहीं भाई मोकामा टाल जो है ये दाल का कटोरा है, लेंटिल्स मसूर बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, ठीक है ना, चावल का नहीं है, गलत है ये। यह पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय के जिलों में फैला हुआ है, हमने पढ़ा ये 7 टालों का कॉम्बिनेशन, तो ये बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र भारत में मर्चा चावल के अग्रणी उत्पादों में से एक है, गलत है ना भाई। मर्चा चावल कहाँ पे पश्चिम चंपारण में, हम लोग पढ़ के आए मर्चा चावल कहाँ पे मिलता है पश्चिम चंपारण का, उसे GI टैग भी मिला है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2। चलते हमारे अगला पॉइंट जो हमारा क्या कह रहा है
खड़गपुर हिल्स के बारे में देखो, तो खड़गपुर हिल्स के बारे में तो रहा है। खड़गपुर हिल्स जो है ये धारवाड़ रॉक सिस्टम का पार्ट है, जो कि क्या है, प्री कैम्ब्रियन है। धारवाड़ आपने पढ़ा था, और धारवाड़ में क्या मिलती है, मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, याद रखिएगा। ये रिच मिनरल्स सच है बॉक्साइट, माइका, आयरन और स्लिट, देखो सारे मेटालिक मिनरल यहाँ पे मिल रहे हैं ना, तो ये बहुत ही रिच होता है किसमें, बॉक्साइट, माइका, आयरन और स्लिट यहाँ पे मिलता है। आयरन और क्या मिलेंगे यहाँ पे, स्लिट वगैरह मिलेंगे। यहाँ पे हमने इस चीज़ को पढ़ लिया। हम लोग अब क्या करेंगे, एज यूजुअल जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन द खड़गपुर हिल्स लोकेटेड इन द मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा मिनरल्स मिलता है खड़गपुर हिल्स में, जो कि कहाँ पे, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। पायराइट, साल्टपीटर, कोल या फिर बॉक्साइट। देखो पायराइट, साल्टपीटर, कोल ये सब तो इधर मिल जाएगा, विंध्य न्यार वाले एरिया में। पायराइट तो सबसे ज़्यादा कितना, रोहतास में मिलता है। बॉक्साइट इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि एट का आंसर हो जाएगा बी। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, एट का आंसर हो जाएगा बी। हिंदी में भी देखिए यहाँ पे, मुंगेर जिले में स्थित खड़गपुर की पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। चलते हम लोग हमारे अगले पॉइंट की ओर। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे ना बहुत ध्यान देना, बहुत सारे फैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं कोसी कैनल सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। कोसी कैनल सिस्टम हम लोग देखते हैं, तो एक है चतरा कैनल सिस्टम आता है। क्या है, चतरा कैनल सिस्टम। तो चतरा कैनल सिस्टम जो है यह नेपाल में है। कहाँ पे, नेपाल में एक चतरा जगह है ना, वहीं पर है। तो चतरा कैनल सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड, इन नेपाल। पहली बात तो यही याद रखो। और एसोसिएटेड विद द सप्तकोसी हाई डैम प्रोजेक्ट सेपरेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग कोसी बैरेज एट भीमनगर। और ये जो है ना, ये सेपरेट है किससे, ये सप्तकोसी हाई डैम प्रोजेक्ट है, किसका ये पार्ट है, तो ये सप्तकोसी हाई डैम प्रोजेक्ट का पार्ट है। इससे अलग है, जो कोसी बैरेज है ना भीमनगर में, उससे ये अलग है। तो याद रखना, चतरा कैनल सिस्टम का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपाल में है। ये कहाँ पे, नेपाल है। और किसका पार्ट है ये, तो ये सप्तकोसी हाई डैम प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो चतरा कोसी कैनल हमने देख लिया, चतरा वाला हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है ना। अब हम लोग ईस्टर्न कोसी कैनल को देखते हैं, एक बार ध्यान से देखेंगे। देखो, तो ईस्टर्न कोसी कैनल सिस्टम जो ना ओरिजिनेट फ्रॉम कोसी बैरेज, कहाँ पे, भीमनगर में। कहाँ पे, भीमनगर में। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कोसी बैरेज से। और इसका जो मेन कैनल का लेंथ है वो 43.47 मीटर है। कितना है, 43.47 मीटर, याद रखना। तो इसका जो मेन कैनल का लेंथ है 43.47 है। वैसे लेंथ वगैरह नहीं पूछते हैं, बहुत कम ही पूछते हैं। 5 ब्रांच कैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो इसमें ना 5 ब्रांचें हैं इस कैनल, ईस्टर्न कोसी कैनल की। किसकी, चतरा की नहीं, ईस्टर्न कोसी कैनल की 5 ब्रांच कैनल है। कौन कौन सी है, मुरलीगंज, जानकी नगर, पूर्णिया, अररिया और राजपुरा। याद रखना कौन कौन, मुरलीगंज, जानकी नगर, पूर्णिया, अररिया और राजपुरा। फिर से, मुरलीगंज, जानकी नगर, पूर्णिया, अररिया और राजपुरा 5 कैनल है। और इरिगेट 6.12 लाख हेक्टेयर्स अक्रॉस 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट को क्या करते हैं, उसकी सिंचाई में ये हेल्प करता है। कितनी पानी से, 6.12 लाख हेक्टेयर पानी से। तो ईस्टर्न कोसी कैनल सिस्टम भी आपने बहुत आराम से यहाँ पे समझ लिया है। तो जब आपने ईस्टर्न समझ लिया तो वेस्टर्न भी समझ लो। देखो, वेस्टर्न कोसी कैनल जो है ये कब बना था, यह 3rd 5 ईयर प्लान का पार्ट था। किसका, 3rd FYP, 3rd 5 ईयर प्लान का पार्ट था, 1961 से 66 तक। याद रखना। तो ईस्टर्न कोसी, वेस्टर्न कोसी कैनल जो है ये 3rd 5 ईयर प्लान के टाइम में बना है। और ओरिजिनेट फ्रॉम ये कहाँ पे, कोसी बैरेज में। ये ट्रीटेड एज सेपरेट इरीगेशन प्रोजेक्ट विद कोसी बेसिन सिस्टम, लेकिन इसको एक अलग सेपरेट इरीगेशन प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, याद रखिएगा। तो वेस्टर्न कोसी कैनल जो है ये 3rd 5 ईयर प्लान में बना है 1961 से, जो कि 66 तक चला था, 66 तक चला था। अब हम लोग इससे क्वेश्चन को देखें, क्या क्वेश्चन आ रहा है। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोसी कैनल सिस्टम। कोसी कैनल सिस्टम के रिगार्डिंग हम लोग को चीजें पढ़नी है। सबसे पहले, चतरा कैनल सिस्टम इज लोकेटेड इन द सुपौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। गलत है ना भाई, पढ़ के आए हो। चतरा कैनल कहाँ पे है बताओ, नेपाल में है। चतरा कैनल कहाँ पे लोकेटेड है, नेपाल में है। उसके बाद आगे देखते हैं, ईस्टर्न कोसी कैनल सिस्टम इंक्लूड 5 ब्रांच कैनल। ईस्टर्न कोसी कैनल सिस्टम में क्या थी, 5 ब्रांचें थी ना, हमने पढ़ा था ना। देखो कौन कौन सी ब्रांचें थे, फिर से देख लेंगे हम लोग। मुरलीगंज थी, मुरलीगंज के बाद जानकी नगर आ गए, जानकी नगर के बाद पूर्णिया आ जाते हैं, फिर अररिया और फिर राजपुरा। मुरलीगंज, जानकी नगर, पूर्णिया, अररिया और राजपुरा। तो ये 5 ब्रांच कैनल थे, ये आप याद रखोगे। डन है। आगे देखो, द वेस्टर्न कोसी कैनल प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड इन 1961। बिल्कुल सही बात है ना। वेस्टर्न कोसी प्लान जो है ये 5 ईयर प्लान का पार्ट था, 1961 से लेके 1966 जो चल रहा था, उसी में ये 1961 में वेस्टर्न कोसी कैनल को अप्रूव किया गया था। हमारा जवाब हो जाएगा क्या इसमें, ये हमारा एक गलत है, 2 और 3 जो है ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा 9 का बी, 2 और 3 और करेक्ट। आइए हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं। कोसी नहर प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। क्या करना है, विचार। तो चतरा नहर प्रणाली बिहार के सुपौल जिले में स्थित है, नहीं भाई ये नेपाल में है। पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में 5 शाखाएं नहरें हैं, ठीक है। कौन कौन सी नहरें हैं, 5 शाखाएं नहरें हैं, तो बिल्कुल सही बात है ये।
पश्चिमी कोसी नहर परियोजना जो है 1961 में मंजूरी दी गई। क्यों दी गई आपको याद होना चाहिए। 1961 से 1966 के बीच में तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी, उसी में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को मंजूरी दी गई थी। आंसर हो जाएगा 2 और 3। अब हम लोग चलेंगे अगले फैक्ट पे, 10 नंबर के फैक्ट पे। देखो कटिहार डिवीजन के बारे में चीज़ें समझना। तो कटिहार डिवीजन जो है यह पार्ट है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन का। किसका पार्ट है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन। जिनको नहीं पता है याद कर लो भाई, आप लोग कटिहार आ रहे हो, जा रहे हो, या फिर कुछ लोग कटिहार से वीडियो भी देख रहे होंगे अगर तो ये किसका पार्ट है? यह पार्ट है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन का। किसका पार्ट है ये? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन का पार्ट है। ये मैनेज करता है रेल ऑपरेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। और ये क्या होता है? तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या करता है? सारे रेलवे ऑपरेशन को देखता है कटिहार डिवीजन। और रेलवे जोन कवरिंग बिहार में कौन कौन सी रेलवे जोन है? तो ये देखो 4 रेलवे जोन है। कौन कौन सी? ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। तो याद रखना ईसीआर है, ईसीआर, फिर ईआर, फिर एनएफआर और फिर एनईआर। तो इन चारों को आप भूल नहीं सकते हो, याद रखना। तो रेलवे जोन कवरिंग बिहार इज ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, देन ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, फिर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। डन है। आइए हम लोग 10 नंबर का सवाल देखते हैं ध्यान से। ठीक है, तो कटिहार डिवीजन विच प्ले की रोल इन रेल कनेक्टिविटी टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बिलोंग्स टू द विच रेलवे जोन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कटिहार मंडल किस रेल जोन के अंतर्गत आता है? तो ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत आता है। किसके अंदर? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंदर आता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत आता है। 10 का जवाब मिल गया। 10 का जवाब हो जाएगा बी हमने, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ा है ना भाई, डिटेल में हमने पढ़ा है। आगे चलते हैं। देखो महिला मुख्यमंत्री योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, क्या नाम है इसका? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। नीतीश जी तो अब चले गए हैं ना, तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में देखो। इसमें क्या क्या गया? इसमें क्या क्या आपको फाइनल असिस्टेंस देंगे वुमेन को अपनी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इनिशियली कितना देंगे? 10,000 रुपये देंगे, और मैक्सिमम सपोर्ट कहाँ तक ले जाएंगे? 2 लाख तक सपोर्ट कर देंगे अगर आप अच्छे से बिजनेस कर रहे होगे। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है इसको? तो बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जीविका जो है रूरल एरियाज में जीविका दीदी लोग कर रही हैं। ठीक है ना, और अर्बन एरियाज में अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। तो ये क्या करता है ना? इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस विद एन इनिशियल एड ऑफ 10,000, शुरू में 10,000, और एडिशनल सपोर्ट कहाँ तक? 2 लाख तक। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन रूरल एरियाज बाय जीविका दीदी। ठीक है, और इसमें अर्बन हाउसिंग डिपार्टमेंट के द्वारा इसको अर्बन एरिया में किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। हिंदी में भी देखिएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है। तो यह महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 की प्रारंभिक सहायता देगा, बिल्कुल सही बात है, और 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बहुत सही बात है ये। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति जीविका के माध्यम से इसमें लागू की जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2। सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हम लोग आगे। 7 निश्चय 3 योजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसका जो ड्यूरेशन याद रखो 2025 से 30 तक है। 7 निश्चय 3 योजना का जो ड्यूरेशन है 2025 से 2030 तक है। 2025 से 2030 तक इसका ड्यूरेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या बातें कही है? इसमें दुगना रोजगार और दोगुनी आय कही गई है। क्या कहा गया है? दोगुना रोजगार और दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार, समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, कृषि में प्रगति और प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य की बात की गई है, सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन की बात की गई, मजबूत आधार आधुनिक बिहार की बात की गई, और सबका समान जीवन आसान की बात की। तो यह विकसित बिहार के 7 संकल्प को आपको लिया गया। इसे आप बिल्कुल इग्नोर मत करना। आपसे पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा एक 7 निश्चय 3 प्रोग्राम के अंतर्गत जो है संकल्प नहीं है। तो ये नहीं वाले क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, आप फंस जाओगे। याद रखना दो, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दोगुना रोजगार दोगुनी आय, ऐसी बात कही जा रही है। समृद्ध उद्योग की बात है, कृषि में प्रगति की बात कर रहे हैं, उन्नत शिक्षा की बात कर रहे हैं, सुलभ स्वास्थ्य की, मजबूत आधार वाले पॉइंट को याद रखो। ठीक है, यहाँ पे ट्रैप कर सकते हैं आपको, और सबका समान जीवन आसान की बात को भी याद रखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब इस सवाल को बनाते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ 7 निश्चय 3 प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट इज। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए 7 निश्चय 3.0 कार्यक्रम की अवधि क्या है? इसकी अवधि क्या है? इसकी अवधि है 2025 से 30। कितनी अवधि है? 2025 से 30, यानी कि 12 का 20 सही जवाब हो जाएगा। हमने पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं आगे 13 नंबर पे। देखो 13 नंबर क्या कह रहा है? बिहार सिक्योर्ड प्रमोशन टू द
बिहार सिक्योर्ड प्रमोशन टू द रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप बाय डिफीटिंग विच टीम इन द प्लेट फाइनल्स। यहाँ पे ना थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान देना, रणजी होगा यहाँ पे। तो बिहार ने सिक्योर किया है प्रमोशन टू द रणजी ट्रॉफी के एलिट ग्रुप में, डिफीट किया किसको, तो मणिपुर को डिफीट किया है 568 रन से, ठीक है ना। इसमें पीयूष सिंह जो है उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी और हिमांशु और सूरज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की थी, ठीक है। तो याद रखना उन्होंने किसको हराया, बिहार ने मणिपुर को हराया है 568 रन से। कितने रन से, 568 रन से। क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, बहुत आसान सा है। रिसेंटली बिहार सिक्योर्ड प्रमोशन टू द रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप बाय डिफीटिंग विच टीम इन द प्लेट फाइनल। तो प्लेट फाइनल बिहार ने किसको हराया, मिजोरम, मणिपुर को हराया, किसको, मणिपुर को, सी होगा आंसर, ठीक है। हाल ही में बिहार ने प्लेट फाइनल में किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप में प्रवेश प्राप्त किया, तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। अब चलेंगे हम लोग 14 नंबर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत ध्यान से। तो हमारा 14 नंबर का सवाल जो है ये बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी से रिलेटेड है। आइए इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। तो बिहार की जो सेमीकंडक्टर की पॉलिसी आई है ना 2026 को, इससे रिलेटेड कुछ सवाल बन सकते हैं। पहली बात याद रखना, 5% इंक्रीज इन सेमीकंडक्टर विद इन 5 साल। कहा जा रहा है कि हम लोग 5 साल में 5% इंक्रीज करेंगे सेमीकंडक्टर सेक्टर में। याद रखो 5 और 5 को याद रख लो। 5 साल में कितनी इंक्रीज, तो 5% इंक्रीज तो कर देंगे भैया। इन्वेस्टमेंट कितना है पूछ देंगे आपसे डायरेक्ट, यहाँ पे डाटा चेंज करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना, फिर चीज़ों में। तो 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें। कितना है, किसमें, तो बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 में 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। और एडिशनल जो 20% सब्सिडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंसेंटिव से आएगा। किससे आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंसेंटिव से 20% की सब्सिडी भी आएगी। तो इन 3 बातों को आपको याद रखना है, 5 और 5 याद रखो। 5 साल में 5% का इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट 25,000 करोड़ याद रखो, और 20% की सब्सिडी भी याद रखो, सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव। अब इससे रिलेटेड जो सवाल है उसको देखते हैं 14 नंबर का। देखो क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। तो पहला स्टेटमेंट है, इट एम टू इंक्रीज द सेमीकंडक्टर सेक्टर शेयर टू 5% ऑफ बिहार इकोनॉमी विद इन 5 ईयर। मैंने फंडा बताया ना, 5 और 5 का फंडा, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इट हैज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टारगेट 25,000 करोड़, बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया था, याद कर लो 25,000 करोड़। और ये एडिशनल सब्सिडी भी दे रहा है 20% का ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव। आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3। हिंदी वाले को भी मैं बहुत ध्यान से बताऊंगा। देखो तो बिहार सेमीकंडक्टर की जो नीति है 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हम लोग विचार करेंगे। तो इस लक्ष्य का 5 वर्षों के भीतर बिहार की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की हिस्सेदारी को 5% तक बढ़ाना है। इसके निवेश का जो लक्ष्य है वो कितना है, 25,000 करोड़ है। कितना है, 25,000 करोड़ का इसमें लक्ष्य रखा गया। यह केंद्र सरकार के प्रोत्साहनों के अलावा 20% की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करती है। ये तीनों चीजें सही हैं। आंसर हमारा हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। हम लोग 15 नंबर को देखेंगे बहुत ध्यान से। देखो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विंग्स इंडिया नेशनल एविएशन अवार्ड्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। करंट का न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। तो विंग्स इंडिया 2026 नेशनल एविएशन अवार्ड जो है ना, ये इवेंट होता कहाँ है, ये इवेंट होता है हैदराबाद में, याद रखना। तो विंग्स इंडिया 2026 कहाँ होता है, ये होता है हैदराबाद में। और इसमें क्या चीज़ समझो, नेशनल अवार्ड फॉर द मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट, यानी कि नेशनल अवार्ड फॉर द मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अंडर RCS उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में किसको दिया गया, बिहार को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके आने वाले एग्जाम्स में पक्का देखने को मिल सकता है कि किसको मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत दिया गया। तो बिहार को। उड़ान क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। स्कीम इसके अंदर जो मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट है बिहार बन गया है। बिहार गवर्नमेंट ने स्लैश किया है, वैट को कम कर दिया ना एविएशन टरबाइन को 29% से घटाकर 4% कर दिया, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो बिहार गवर्नमेंट वैट एविएशन टरबाइन पे क्या किया है, उसको घटाकर 29% से 4% पर ले आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार फ्लाइंग स्कूल जो है ना पटना का, उसको 2nd रैंक मिला है नेशनली एट DGCA इवोल्यूशन में। तो बिहार फ्लाइंग, इसका नाम आपने सुना होगा तेजू भैया से, वो बताते हैं वो वहाँ से क्या हुए हैं, पायलट बन चुके हैं वो, ठीक है। तो तेज प्रताप भैया। तो बिहार फ्लाइंग स्कूल जो है पटना का, ये क्या 2nd रैंक है इसका नेशनली इन द DGCA इवोल्यूशन। DGCA इवोल्यूशन में इनका 2nd रैंक है। ये 15 नंबर का सवाल है, हम लोग इसे बहुत ध्यान से कर लेंगे, ठीक है। समझ गए, इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए। अब हम लोग इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 15 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विंग्स इंडिया 2026 नेशनल एविएशन अवार्ड्स। तो बिहार वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान फॉर नॉन प्रायोरिटी एरियाज। बिल्कुल सही बात है ना, बिहार को मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का दर्जा दिया गया, इसमें अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। और बताओ तो मुझे कि ये विंग्स इंडिया 2026 नेशनल एविएशन अवार्ड कहाँ हुआ था, मैंने बताया, याद रखो, दिमाग पे जोड़ डालो, हैदराबाद में हुआ था भाई मेरे। कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, ठीक है ना। अब देखो, बिहार अचीव्ड दिस रिकॉग्निशन प्राइमरली बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू एडेड टैक्स।
बिहार को जो अचीवमेंट मिला है कैसे मिला, तो उन्होंने वैट कम कर दिया है 29% से 4% हमने पढ़ा है। तो 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 का सी विल बी द करेक्ट आंसर। 15 का सी क्या है, करेक्ट आंसर है। हम लोग हिंदी में भी देखेंगे। देखो क्या कह रहा है, विक्स इंडिया 2026 राष्ट्रीय विमानन पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। तो बिहार को गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय संपर्क आरसीएस उड़ान के तहत सबसे सक्रिय राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। क्या दी गई है? बिहार ने यह मान्यता मुख्य रूप से एविएशन टरबाइन फ्यूल पर मूल्य वर्धित वैट को 29% से घटाकर 4% करके हासिल किया। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसमें से कौन सा सही आपसे पूछ रहा, बता दोगे? सी 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि मैंने पढ़ा है ना, यहाँ पे आपने पढ़ा है इसको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो अभी मैंने और आपने दोनों ने मिलकर सारे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में पढ़ा है और उसकी एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल मैंने आपको लिटरली याद करवाया है। तो अभी तो देखना है कि आपको कितनी चीज़ें याद होगी। पैसिव लर्निंग नहीं करने वाले हम लोग, एक्टिव लर्निंग करेंगे। और इसीलिए हमारा ये है एक्टिव रिकॉल 1। आप एक पेज रखोगे, ब्लैंक पेज अपना निकालोगे और उस पर आप लिखोगे एक्टिव रिकॉल 1। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े, जितनी भी एक्सप्लेनेशन को पढ़ा है, उसमें से कितनी चीज़ें आपको याद हो गई हैं, उसको हम लोग करने वाले हैं। और बहुत जल्दी जल्दी हम लोग सारी चीज़ें को याद करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा, आपको लिखते जाना है। बहुत जितनी जल्दी मेरा हाथ चल रहा है उतनी ही जल्दी आपके आंसर आना चाहिए। आपको बताना है हरा वैली कहाँ पे मिलेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। आप बताओगे वेस्ट चंपारण में मिलेगा हरा वैली। हरा वैली कहाँ मिलेगा? वेस्ट चंपारण में। एक और बात बताओ, ये जो हरा वैली है ये किन दोनों के बीच है? तो यह सोमेश्वर रेंज और रामनगर दून के बीच में। ऐसे ही आपको लिखते जाना है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं भी याद आ रहा तो बस आपको इस तरह से हाथ चलाकर लिखते जाना, आपको चीज़ें याद होंगी। और बताओ मुझे, हरा वैली जो है, हरा रिवर जो है, यह किसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? कौन से रिवर की? तो आप बताओगे ये जो है बूढ़ी गंडक की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बहुत अच्छे। अच्छा बताओ मुझे, चकई, बतिया और चरका पत्थर का जो एरिया है जमुई डिस्ट्रिक्ट का, यह किस चीज़ के लिए फेमस है? तो यह माइका के लिए फेमस है। और माइका कौन से रॉक्स में मिलता है? पैगमेटिक रॉक्स में। मैंने बताया था पैगमेटिक रॉक्स में जब मैग्मा क्या होता है, बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है तो बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं, उसी को तो पैगमेटिक रॉक्स कहते हैं। हमने पढ़ा, जिन्हें अभी नहीं समझ में आ रहा है आप लोग वीडियो देखो जाकर। और बताना है नेशनल हाईवे के बारे में। तो नेशनल हाईवे की टोटल लेंथ कितनी है बिहार में? 6389 किलोमीटर। मैंने बताया टोटल 57 नेशनल हाईवे। मैंने ये भी बताया 4.2% शेयर है। तो याद रखो 6389 टोटल लेंथ, 57 नेशनल हाईवे, 4.2% शेयर। यही है हमारा एक्टिव रिकॉल। आपको याद होगा चीज़ें। मैंने आपको बताया है वुमेन कैंडिडेट, यानी कि बिहार की जो 18th लेजिस्लेटिव असेंबली है अभी, उसमें टोटल कितनी वुमेन गई हैं? 29 गई हैं। 2020 में कितनी गई थी? 26 गई थी। कितनी गई थी? 26। उसमें से कितनी ऐसी वुमेन है जिनके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है? तो ऐसी 15 वुमेन है जिनके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है। धारवाड़ रॉक से सवाल आपसे पूछूंगा, बताइए ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इन बिहार कौन सा है? तो धारवाड़ रॉक से। और कौन से एरा का है ये प्री कैम्ब्रियन एरा का। ये किधर मिलेगा? तो ये साउथ ईस्ट रीजन में मिलेगा, जमुई, नवादा, मुंगेर और बांका वाले एरिया में, ठीक है ना। और इसमें कौन से मिनरल मिलते हैं? धारवाड़ रॉक्स में मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। विंध्यन रेंज, विंध्यन रॉक्स जो है ये कहाँ मिलेगा? तो ये कैमूर प्लस रोहतास मिलेगा। और यहाँ पे नन मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सब मिलते हैं। ये भी आप याद रखोगे। टर्सरी रॉक्स जो है ये कहाँ मिलेगा? तो ये वेस्ट चंपारण वाले एरिया में मिलेगा टर्सरी रॉक्स। यहाँ पे क्या होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स होता है ये। और क्वाटिनरी जो है ये कहाँ मिलेगा? तो ये गंगेटिक प्लेन में मिलेगा ये, और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखोगे आप लोग। आगे चलते हैं। देखो अब पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। आप बताओ कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ का है? शिवहर का। शिवहर का कितना है? 1880। शिवहर का कितना है? 1880। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है? कैमूर का। याद रखना, कैमूर का कितना है? 488। दरभंगा का बताओ आप, दरभंगा का कितना है? 728। दरभंगा का पॉपुलेशन डेंसिटी भी याद रखोगे। मोकामा टाल के बारे में बताओ। मोकामा टाल जो उसे किस नाम से जानता है? उसे पल्स बॉल ऑफ बिहार कहते हैं। मोकामा टाल को क्या कहते हैं? पल्स बॉल ऑफ बिहार कहते हैं, याद रखिए। और ये क्या है? ग्रुप ऑफ 7 टाल्स है। ग्रुप ऑफ 7 टाल्स है। आपने ये सब चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ। ये हमारा एक्टिव रिकॉल। आप बताओगे खड़गपुर हिल्स जो है ये कौन सी इलाका? ये धारवाड़ रॉक्स मिलेंगे। खड़गपुर हिल्स में कौन से रॉक्स मिलेंगे? धारवाड़ रॉक। चतरा कैनल सिस्टम, चतरा कैनल सिस्टम कहाँ पे है? ये सुपौल में है? नहीं, कहाँ पे है? नेपाल में है। चतरा कैनल सिस्टम कहाँ पे है? नेपाल में है, याद रखना। ईस्टर्न कोसी कैनल जो है, ईस्टर्न कोसी कैनल कहाँ पे? तो ये कोसी बैरेज से ओरिजिनेट होता है। और ये इसकी कितनी 5 ब्रांचें हैं। कितनी ब्रांचें हैं? 5। कहाँ कहाँ? मुरलीगंज, जानकी नगर, पूर्णिया, अररिया और राजपुरा, ठीक है ना। और याद रखो वेस्टर्न कोसी कैनल जो है, वेस्टर्न कोसी कैनल प्रोजेक्ट जो है, ये 3rd 5 ईयर प्लान 1961 से 66 के बीच में आया था। कब आया था? 1961 से 1966 के बीच में आया था। इसे आप याद रखोगे। कटिहार के बारे में हमने पूछा था, आप बताओगे कटिहार जो है ये रेलवे जो किस जोन में आता है? तो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर में रेलवे जोन में आता है। किसमें? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में आता है। और बिहार में कितनी रेलवे जोन है? तो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे,
नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ये 4 रेलवे जोन बिहार के अंतर्गत आते हैं, इसे भी आप याद रखोगे। और हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में, तो उसमें क्या कर रही है सरकार, पहले कितने रुपए दे रही है, 10,000 देगी, टोटल कितने रुपए तक देगी, 2 लाख रुपए देगी अगर आप अच्छे से बिजनेस कर रहे हो तो। और इसको इंप्लीमेंट कौन कर रही है, तो रूरल एरियाज में जीविका दीदी इसे इंप्लीमेंट कर रही है। 7 निश्चय 3 योजना का आप ड्यूरेशन बताओ। 7 निश्चय 3 जो योजना है ना, इसका ड्यूरेशन कितना, तो 2025 से 30 आपको याद होना चाहिए। एफटीडी कॉलेज जल्दी जल्दी पार्ट लेना है और आपको बताना है जो बिहार ने रणजी ट्रॉफी में किसको हराकर एलीट ग्रुप में आ गए। तो बिहार किस लिए हराई थी, मणिपुर को हराई थी। कितने रन से, 568 रन से बिहार मणिपुर को हराई थी। बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा है, बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी में पढ़ा है, तो उसका कहना है कि 5% इंक्रीज कर देंगे 5 साल में। क्या करेंगे, 5% इंक्रीज कर देंगे 5 साल में, और एडिशनल 20% का सब्सिडी जो है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इन्वेस्टमेंट कितना है बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 में, तो 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, ये भी याद रखेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, विंग्स इंडिया 2025 जो 2026 जो कि कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, उसमें बिहार को कौन सा अवार्ड मिला था, तो मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का अवार्ड मिला है अंडर RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्टेटस में। और जो बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया, वैट को कम कर दिया है एविएशन टरबाइन के लिए, 29% से घटाकर कितना कर दिया बताओ, 4% कर दिया है। और बिहार फ्लाइंग स्कूल जो है पटना में, उसे क्या मिला, उसे सेकंड रैंक मिला है नेशनली DGCA के द्वारा। किसके द्वारा, DGCA एवोल्यूशन में बिहार फ्लाइंग स्कूल पटना को सेकंड रैंक मिला है। तो ये था हमारा एक्टिव रिकॉल। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट कर जरूर बताना। बहुत मैंने अपना हार्ट एंड सोल डाला इस वीडियो में, प्लीज़ कमेंट करना, प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देगा ताकि मैं ऐसे वीडियो और ले आऊँ। प्लीज़ कमेंट करना, प्लीज़ शेयर करो। थैंक यू सो मच।